हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पॉलिटी के करंट अफेयर जो कि अप्रैल 2026 की है उसकी अगली पार्ट 2 डिस्कस करने वाला है। तो न्यूज़ में क्या है, AIGEG। तो AIGEG क्या है? गवर्नमेंट की एक मिनिस्ट्री है जिसका नाम है MeitY, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इस मिनिस्ट्री ने एक नया ग्रुप बनाया है जिसका नाम है AIGEG। इसका काम क्या है? ये ग्रुप इंडिया में AI से जुड़े रूल्स, पॉलिसीज़ और प्लानिंग को हैंडल करने वाली सबसे बड़ी मेन अथॉरिटी होगी। क्यों बनाया गया है? इंडिया के इकोनॉमिक सर्वे और AI गाइडलाइन ने बोला था कि देश में AI को मैनेज करने के लिए एक ऐसी सेंट्रल अथॉरिटी होना जरूरी है जो सभी डिपार्टमेंट को एक साथ लेकर चले। इसका मेन मकसद ये देखना है कि AI की वजह से लोगों की नौकरियों पर बुरा असर ना पड़े और समाज में शांति बनाए रहे। इस कमेटी में कौन कौन है? इस कमेटी में 10 मेंबर है। उसका हेड चेयरपर्सन है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT, वाइस चेयरपर्सन है मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड IT। बाकी मेंबर कौन कौन है? जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सिक्योरिटी और फाइनेंस के बड़े एक्सपर्ट जैसे कि नीति आयोग के CEO और चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। इनके गाइड करने के लिए एक अलग से TPECA, टेक्नोलॉजी एंड पॉलिसी एक्सपर्ट कमेटी बनाए गए हैं जो दुनिया भर के नए AI ट्रेंड और खतरों पर एडवाइस देंगे। कमेटी के मेन काम क्या है ना? तालमेल बनाना, अलग अलग गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट और बिजनेस सेक्टर के बीच AI रूल को लेकर कोऑर्डिनेशन बनाना, खतरों से बचना, AI से होने वाले नए रिस्क और लीगल प्रॉब्लम की स्टडी करना, रूल सेट करना, AI यूज केसेस को चेक करके उन्हें 3 कैटेगरी में बांटता है। डिप्लॉय जो तुरंत यूज करने के लिए सेफ है, पायलट जिनको अभी से टेस्ट करना है, डिफर जिनको अभी के लिए रोक देना है। इंडिया की AI स्ट्रेटजी क्या है? AI फॉर ऑल। नीति आयोग ने 2018 में एक प्लान बनाया था ताकि AI का फ़ायदा हर एक इंसान तक पहुँचे। 7 प्रिंसिपल। AI का यूज़ करते वक्त 7 बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि ट्रस्ट, पीपल सेंट्रिसिटी, रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन, इक्विटी, अकाउंटेबिलिटी, अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड सेफ्टी, रिजिलियंस, सस्टेनेबिलिटी। DPI से जोड़ना AI को इंडिया के डिजिटल सिस्टम जैसे UPI या डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ इंटीग्रेट करना। ये है इंडिया की AI स्ट्रेटजी। तो ये टॉपिक ख़त्म हो चुका है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है कॉन्स्टिट्यूशन की 131 फर्स्ट अमेंडमेंट बिल 2026 जो कि लोकसभा में डिफीट हो गया है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल 131 ये बिल लोकसभा में पास नहीं हो पाया क्योंकि इसे 2/3 मेजोरिटी नहीं मिली। इसके फेल होने के बाद गवर्नमेंट ने डिलिमिटेशन बिल 2026 और यूनियन टेरिटरी लॉस बिल को भी वापस ले लिया। इस बिल में मेन पॉइंट क्या थे? लोकसभा की स्ट्रेंथ बढ़ाने का। लोकसभा की सीट 543 से बढ़कर 850 करने का प्लान था। 815 सीट्स स्टेट से और 35 सीट्स UT से। वुमेन रिजर्वेशन आर्टिकल 334A। इसका मकसद था कि डिलिमिटेशन के तुरंत बाद लोकसभा और स्टेट असेंबलीज में 1/3 वुमेन रिजर्वेशन लागू हो जाए, जो 106 अमेंडमेंट एक्ट 2023 के थ्रू लाया गया था। आर्टिकल 82 में बदलाव। बिल ने सजेस्ट किया कि डिलिमिटेशन सीट्स का बंटवारा 2026 से के पहले वाले सेंसस डाटा पर बेस्ड हो, ना कि 2026 के बाद वाले सेंसस पर। अपोजिशन क्यों हुई? स्टेट्स अक्सर साउथ और नॉर्थ ईस्ट का मानना था कि 2011 सेंसस के बेसिस पर सीट का बंटवारा उनकी रिप्रेजेंटेशन को कम कर देगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोसेस। किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को पास करने के लिए 3 मेन स्टेप जरूरी होता है। बिल को पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में लाया जा सकता है। बिल को पास होने के लिए टोटल मेंबर्स की मेजॉरिटी और प्रेजेंट एंड वोटिंग मेंबर की 2/3 मेजॉरिटी चाहिए होती है।
स्टेट रेटिफिकेशन अगर बदलाव फेडरल स्ट्रक्चर पर असर हो तो कम से कम आधी स्टेट की असेंबली परमिशन लेनी पड़ती है। डिलिमिटेशन बिल क्या है? ये डिलिमिटेशन एक्ट 2002 को रिप्लेस करने के लिए लाया गया था। इसके अंदर एक डिलिमिटेशन कमीशन बनाई जानी थी, जिसके हेड सुप्रीम कोर्ट के एक जज होते। इसने स्पेसिफाई किया था कि डिलिमिटेशन उस वक्त के लेटेस्ट पब्लिश्ड सेंसस के बेसिस पर होगा, यानी कि 2011 के सेंसस के बेसिस पर होगा। अगर ये आपको समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बोल देती हूँ। देखिए, तो मान लीजिए कि एक स्कूल है जहाँ 2 सेक्शन है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए में आते हैं नॉर्थ स्टेट जैसे कि यूपी बिहार वाले स्टेट, और सेक्शन बी में आते हैं साउथ वाले स्टेट जैसे कि तमिलनाडु और केरला। तो यूपी बिहार वाले स्टेट के बच्चों ने बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहे थे बच्चों, मतलब वहाँ का पॉपुलेशन बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, और साउथ वाले बच्चों में वहाँ पॉपुलेशन कंट्रोल में था। तो असली प्रॉब्लम क्या है? स्कूल के नियमों के मुताबिक जिस सेक्शन में जितने ज़्यादा बच्चे होंगे क्लास मॉनिटर चुनने में उनका वोट उतना ही कीमती होगा। तो सेक्शन बी के लोगों ने डर के कहा कि हमने तो पॉपुलेशन मतलब साउथ के स्टेट ने बोला कि हमने तो पॉपुलेशन कंट्रोल करके अच्छा काम किया, लेकिन अब सेक्शन ए में पॉपुलेशन ज़्यादा है तो सारी सीट्स उनको मिल जाएगी। इस तरह तो देश की सारी पावर उन्हीं के पास चली जाएगी और हमारी कोई सुनेगा ही नहीं। इसी वजह से सालों पहले 1976 में सीट्स को फ्रीज किया गया था ताकि किसी के साथ नाइंसाफी ना हो। नियम बना था कि अगले बदलाव 2026 के बाद होने वाला नए सेंसस के बाद ही होगा। गवर्नमेंट क्या चाहती थी 131 अमेंडमेंट बिल में कि गवर्नमेंट एक नया बिल लेकर आए। गवर्नमेंट ने कहा हम नए सेंसस के वेट नहीं करेंगे, 2011 के सेंसस के हिसाब से ही सीट को बढ़ा देते हैं। लोकसभा की सीट 543 से बढ़कर 850 कर देते हैं। इसके तुरंत बाद ही महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दे देंगे। बिल फेल क्यों हुआ? जैसे कि गवर्नमेंट ने ये बिल लेकर आई, साउथ और नॉर्थ ईस्ट के स्टेट ने इसका बहुत विरोध किया। उन्होंने कहा कि इससे उन्हें नुकसान हो जाएगा और नॉर्थ के स्टेट को ज़्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन बदलने का मामला था। इसलिए इसको पास करने के लिए 2/3 मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा वोट्स की ज़रूरत थी, लेकिन विरोध की वजह से इससे उतने वोट्स नहीं मिले और ये बिल लोकसभा में ही हार गया। बिल हारने की वजह से इसके साथ जो दूसरा डिलिमिटेशन वाला बिल था, गवर्नमेंट को उसको भी वापस लेना पड़ा। आपको समझ में आ गया? फिर से एक बार रीड कर दीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल 2026। तो इसके तहत सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने के लिए नए नियम बनाए हैं ताकि लोग फ्रॉड और मेंटल स्ट्रेस से बच सके। इसकी 5 बड़ी बातें ये हैं। एक नई कमेटी अथॉरिटी बनेगी, जैसे कि क्रिकेट को कंट्रोल करने के लिए BCCI है, वैसे ही ऑनलाइन गेमिंग को कंट्रोल करने के लिए एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी बनेगी। इसका मेन ऑफिस दिल्ली में होगा और इसमें 6 लोग होंगे जो सभी कंपनीज पर नज़र रखेंगे। और दूसरा क्या है? पैसे वाले गेम की पहचान। सरकार चेक करेगी कि कौन सा गेम सिर्फ मनोरंजन के लिए है और किस में पैसा लग रहा है। अगर किसी गेम में एंट्री फीस लगती है और जीतने पर पैसा या रिवॉर्ड मिलता है तो उसे ऑनलाइन मनी गेम माना जाएगा और उस पर सख्त नियम लगेगा। रजिस्ट्रेशन किसको करवाना होगा? हर छोटे मोटे गेम को रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन रजिस्टर करना उनके लिए ज़रूरी है जो बड़े गेमिंग ऐप है जिसमें रिस्क और पैसों का लेन देन ज़्यादा होता है। सभी तरह के स्पोर्ट्स जैसे BGMI, फ्री फायर के टूर्नामेंट्स, बच्चों की सेफ्टी और शिकायत कंप्लेंट्स सेफ्टी ऐप्स को
ऐसे फीचर बनाने होंगे जिससे बच्चे इसकी आदत से बचें। शिकायत क्या है? अगर आपके साथ कोई फ्रॉड होता है तो आप 2 जगह जा सकते हैं। पहले उस गेमिंग ऐप के कस्टमर केयर में कंप्लेन करें। अगर वो 30 दिन में सुनवाई नहीं करते तो आप सीधा सरकार यानी कि मेथी सेक्रेटरी के पास ऑनलाइन अपेयर कर सकते हैं। फैसला और सज़ा, अब चक्कर कटने की ज़रूरत नहीं होगी। सारी सुनवाई ऑनलाइन होगी और कंप्लेन करने के 90 दिन यानी कि 90 दिन के अंदर सरकार को अपना फैसला सुनाना होगा। प्रोग एक्ट क्या है? मैं आपको बताती हूँ प्रोग एक्ट क्या है। इसका प्रोग एक्ट 2025 का इसका गोल है कि गलत तरीके के मनी गेमिंग ऐप को रोकना, ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा देना और इंडिया को ऑनलाइन गेमिंग के ग्लोबल हब बनाना ताकि लोग फाइनेंशियल और मेंटल स्ट्रेस से बचे रहे। थैंक यू। ये भी ख़त्म हो गया। अब हम अगले न्यूज़ में आते हैं जो कि नॉमिनेटेड मेंबर्स के बारे में। तो ये न्यूज़ में क्यों है? फॉर द फर्स्ट टाइम ए नॉमिनेटेड मेंबर वाज इलेक्टेड एज डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टर्म। तो आपने तो पॉलिटी में पढ़ा ही होगा, डेप्यूटी चेयरमैन क्या होता है राज्यसभा के। चेयरमैन तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते और एक डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं, इसलिए हम उनके बारे में पढ़े होंगे। तो नॉमिनेटेड मेंबर, composition and nomination. तो अंडर आर्टिकल 80 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राज्यसभा हैज मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ 250 मेंबर, आउट ऑफ विच 12 आर नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो उसका गोल क्या है, पर्पज क्या है? द गोल इज टू इंक्लूड एमिनेंट पर्सनालिटीज एंड एक्सपर्ट हु मे नॉट वांट टू कंटेस्ट regular election, allowing them to contribute their expert to the legislative process. Field of expertise. These members are chosen for their special knowledge or participation experience in literature, science, arts and social services. तो they can vote in वाइस प्रेसिडेंट ऑफ के इलेक्शन में वो वोट कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वो लोग वोटिंग नहीं कर सकते। और डेप्यूटी चेयरमैन कैसे इलेक्ट होते हैं ना? अंडर आर्टिकल 89 द कॉन्स्टिट्यूशन डेप्यूटी चेयरमैन इज इलेक्टेड बाय राज्यसभा इटसेल्फ फ्रॉम एमंग इट्स मेंबर। द डेप्यूटी चेयरमैन परफॉर्म द ड्यूटी ऑफ द चेयरमैन ऑफिस व्हेन इट इज वैकेंट और व्हेन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। थैंक यू। और कुछ न्यूज़ रह गया है जो कि मैं दूसरे पार्ट में लाऊंगी। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।